संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार का जल गंगा संवर्धन अभियान इसी सोच को जन भागीदारी से जोड़ते हुए एक ऐसे जन आंदोलन के रूप में उभरा है, जिसकी गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रही है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड। नदियों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण की इस अनूठी पहल को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी। आज हम उनसे इस विशेष बातचीत में इस अभियान के बारे में और विस्तार से समझेंगे। हेलो सर, इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। मुझे समय जी। देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी। जी। सर, जल गंगा संवर्धन अभियान की काफी चर्चा हो रही है, तो मुझे वहीं से शुरू करना है कि इस अभियान की शुरुआत का मुख्य विचार क्या था, क्या प्रेरणा थी जिसको लेकर इसको शुरू किया गया। देखिए, जल गंगा संवर्धन एक तो इस विचार का सूत्रपात तो जो है आज से लगभग 22-23 साल पहले हुआ था, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवा नेता थे और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे, और बल्कि उसके पहले की एक सिलसिला चालू हुआ उज्जैन से। क्योंकि उज्जैन में शिप्रा, जो एक तरह से उज्जैन की जीवन वाहिनी है, प्राण वायु है, प्राण है, वो सूख रही थी, बुरी तरह से सूख रही थी। और शिप्रा में जल का अभाव जो है वो लगभग 1975-76 इसके आसपास से शुरू हुआ। और एक जमाना ये भी था कि आप जैसे और तमाम देश की जो नदियां हैं, छोटी वाली जो नदियां हैं, उनको भी आप इतनी सूख गई कि उनकी जगह कुछ और हम्म। अ, सुविधाएं बन गई, नागरिक सुविधाएं बन गई, जन सुविधाएं बन गई। अ, जैसे हम इसको याद करें कि जो नोएडा, जो सॉरी गुड़गांव, गुड़गांव जो बना हुआ है, वो नदियों को खत्म करके बना हुआ शहर है। हम्म। और ठीक ऐसे ही अ, ऐसे तो मैं खुद भी उज्जैन का रहने वाला हूँ, हम्म। लेकिन अब हमारा कार्यक्षेत्र बरसों से भोपाल है। तो भोपाल भी 9 नदियों का शहर था। हम्म। और यहाँ आज जब भी हम देखें, जब लोग बात करते हैं भोपाल के बारे में, तो बड़े तालाब और छोटे तालाब का जिक्र करते हैं। नदियां लगभग गायब हैं या नालों में बदल दी गई हैं। और अभी भी नाले भी बेचारे जिंदा कितना बचेंगे नहीं मालूम। तो ये जो दुर्गति थी, और वही जमाना था, मैंने 2 साल 3 साल पहले जब ये डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, हम्म। तब अखबारों में एक तो ये जो गुड़गांव की मैंने जो सूचना दी है, वो हम्म। उस वक्त अखबारों की खबर भी थी। और नर्मदा को लेकर ये सूचना थी अखबार में कि यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 20 वर्षों में नर्मदा भी सूख जाएगी। अब नर्मदा पूरे प्रदेश की जीवन वाहिनी है। तो ये विचार बना कि इसको लेकर चिंता करना चाहिए। तो एक दूसरा, यदि हम इस तरह से बात ध्यान दें कि जलगंगा संवर्धन के औपचारिक सिलसिले की, तो ये लगभग तीसरा साल है जो ये गतिविधियां हो रही हैं। और 30 मार्च 2025 को उज्जैन से शिप्रा के तट पर हम लोगों ने शुरू किया। हम्म। ज- शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के माध्यम से हम लोग, वो गतिविधि हर साल होती है। और इस बार जो है पूरे मध्य प्रदेश की जो जल संरचना है, जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह सबसे रहा, मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से, कि वे उस दिन जिस दिन ये जलगंगा संवर्धन का दिन है, गंगा गंगा दशमी जिस दिन है, उस दिन सारे प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो नदी छोटी हो बड़ी हो, वहां जाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि जल जो है अब दुनिया के देवता के रूप में भी आने वाले हैं। हम्म। यदि हमने उनकी आराधना नहीं की, अभ्यर्थना नहीं की, तो पूरी सोसाइटी जो है, पूरा राइट। समाज ही नष्ट हो जाएगा। राइट। तो हम तो ये है।
सर इस जो पूरा अभियान है, इसमें जितना मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, जी तो इसमें सिर्फ नई संरचनाएं नहीं बनाना है हमको जल को संरक्षित करने के लिए, बल्कि जो पारंपरिक जल स्रोत ऑलरेडी हैं, कुएं हैं, जी जी। तालाब है, उनको हमको पुनर्जीवित करना है। तो मैं ये हाँ जी। आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मतलब जरूरी है, मुझे पता है कि ये जरूरी है, बट अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्यों हमें पुराने जो नदी है, तालाब है, उसका पुनर्जीवन करना, उसको पुनर्जीवित करना क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, रादर देन कि हम नई संरचनाएं बनाएं। ये ये सवाल में आपने जो सवाल किया उसी में आपने अपना जवाब भी छिपा रखा है। हम्म। मुद्दा ये है कि जब सृष्टि के इस सिलसिले की शुरुआत हुई तो जल से ही सारा शुरू हुआ। चारों तरफ जल ही जल था। हम्म। सृष्टि यानी पृथ्वी की रचना तो उसके बाद हुई। यदि उस आख्यान पर हम जाएंगे तो सनातन परंपरा में सबसे पहला आख्यान हमें मिलता है मधुकैटभ के वध का। हम्म। नारायण जो है, महाविष्णु जो है, वो अंत में उनको नष्ट करते हैं और उनकी मज्जा से, उनके मैदा से मेदिनी बनी, पृथ्वी बनी। हम्म। तो नदियां जो हैं वो हमारे लिए एक तरह से प्राण है पूरी पृथ्वी का। और जैसे हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 हिस्सा जो है, या 2/3 हिस्सा जो है, वो जल से ही समग्र राइट। है ना। तो अब लगातार हमारी उपेक्षाओं के कारण, चाहे नर्मदा हो, चाहे गंगा हो, चाहे वो शिप्रा हो, चंबल हो, ताप्ती हो, हम्म। या गोदावरी हैं, सारी की सारी जो नदियां हैं वो अन्य कारणों से, उनकी उपेक्षा के कारण से वो सब सूख रही हैं। हम्म। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश में हिमनद नहीं है, ग्लेशियर नहीं है। हम्म। तो सारी जो नदियां हैं वो भूगर्भीय जल से ही उनका स्रोत है, चाहे नर्मदा हो, चाहे शिप्रा हो। जैसे कि पिछले 2-3 वर्षों में जो हम लोगों ने सर्वे किए हैं प्रदेश ने, राज्य सरकार ने, तो हमको जानकारी मिलती है कि प्रदेश में लगभग 1100 नदियां हैं। लोग, कुछ नदियां ऐसी हैं 750 से ज्यादा, जो 10 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक की उनकी का विस्तार है। हम्म। और बहुत सारी नदियां ऐसी हैं कि लगभग 250 के आसपास, जो 25 किलोमीटर से लेकर उनका विस्तार ज्यादा है। हम्म। कोई 13 किलोमीटर, जैसे नर्मदा हमारे यहाँ पर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, उसका विस्तार लगभग 1310 किलोमीटर आज है। उसका विस्तार भी कम हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। कहाँ वो 1350 किलोमीटर के आसपास था, 1360 किलोमीटर। तो ये 25-30 किलोमीटर जो है, ये हम ही लोग खा गए उसको। शिप्रा में भी जैसे लगभग 135 किलोमीटर का विस्तार है, उसमें आज भी कम से कम 10 से 15 किलोमीटर हिस्सा ऐसा है जहां पर नदी का प्रवाह है ही नहीं। ऐसी और तमाम भी जो है। तो जो प्रकृति ने जो हमको सौगात दी है, उसको तो पहले हम सहेज लें। दूसरा ये कि फिर हम नदी लाएंगे कहाँ से? क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब जब भूगर्भीय जल से सारी रचना हो रही है, जमीन के पानी से ही हो रही है, और जमीन के पानी को हम सुखा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। और जो हम लोग जो अपने बचपन में देखते थे, तो नदियों में सारा कूड़ा करकट मेला जो भी हम डालते हैं, एक नदी की किस्सा नहीं कि शिप्रा नदी में ऐसा होता था, लगभग सारी नदियों में हम्म। ईंटों के भट्टे लग जाएंगे वहां पर, चमड़े का जो प्रोसेसिंग है, मेडिकल वेस्ट है, ये सब का सब जो है हम आंख बंद करके हम्म। नदियों में डालते हैं और नदियों को सुखा देते हैं, हम्म। नदियों को गंदा भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि जो हमको प्रकृति ने जो सौगात में दिया है, उसको कम से कम पहले उसकी हम चिंता कर लें, उसके हम्म। बाद फिर नए प्रयोग करें। फिर तालाब बनना है तो पुरानी जो बावड़ियां हैं, जैसे भोपाल में ही लगभग जो मैंने बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है, ये लगभग 1000 साल पहले बना हुआ, राजा भोज ने बनवाया था। उन्होंने ही भोजपुर में भी एक मैंने दुनिया का सबसे बड़ा तालाब उन्होंने बनवाया था। दुर्भाग्य से बाद में हुशंग शाह यहाँ पर एक शासक हुए, उन्होंने, उनके बेटे की उस तालाब में डूब के डेथ हो गई थी, नशे में था वो। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के गम में
तालाब को ही तुड़वा दिया। उससे किसका भला हुआ? अब हुसैन शाह तो अभी है नहीं दुनिया में जिसे पूछा जा सकता है। तो एक पूरी इलाके को उनने एक तरह से उपेक्षा के गर्ज में भेज दिया। यदि तालाब वो नष्ट नहीं हुआ होता तो शायद भोपाल 1956 में राजधानी नहीं, प्रदेश की राजधानी नहीं बनता। वो पहले से ही प्रदेश के बड़े और प्रमुख शहरों में हुआ होता। राइट। तो सर, इसके ये जो अभियान है इसमें कई अभी तक कई जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया गया होगा। तो कोई एक ऐसी सफलता की कहानी आप साझा कर सकते हैं जहाँ किसी नदी, तालाब या गांव में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला हो? देखिए, कई घटनाएं हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी हैं, जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, जनप्रतिनिधि कर ही रहे हैं। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, निजी प्रेरणा से, जैसे हमने उज्जैन में पिछले वर्ष उनको महिला को सम्मानित भी किया। हम्म। तो उन्होंने लगभग 10-12 लाख रुपए, उन्होंने अपने कोई खेत बेचा होगा, उनके बच्चे, एक ही बच्चा है, पति की डेथ हो चुकी है, तो पति की याद में उन्होंने तालाब, नदी के संरचना को, महिदपुर के आसपास का किस्सा ये, जहां पर उन्होंने उन्हें उसकी चिंता की और उसकी सुरक्षा की, ऐसी सागर में है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्वप्रेरणा से, और लेकिन अभी भी जो है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी स्वप्रेरणा जो है वो जीवन का मूल मंत्र बनना बाकी है। जैसे राइट। भोपाल में ही हम लोगों ने, मध्य प्रदेश में लगभग 80 से ज्यादा जो बावड़ियां हैं, हम्म। जिनको चोपड़ा भी कहते हैं मध्य प्रदेश में, तो कोई 1000 साल पुरानी रचना है, कोई 500 साल पुरानी रचना है। लेकिन अभी भी निजी क्षेत्र में जो नदियां हैं, जल संरचना है, बावड़ियां जो हैं, वो बहुत सारी अभी दबी हुई हैं। और लोगों ने उसको, जैसे पुरातात्विक सामग्री जब मिलती है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोई संपत्ति चली जाएगी। राइट। ठीक ऐसे ही जो घर में जो संरचनाएं हैं, कुएं हैं, कुएं पाट दिए गए हैं। हम्म। तो लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने घर के कुओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता है। और एक एग्जैक्ट उदाहरण देना है तो मैं देख भी अलग भी दे सकता हूँ कि तो लगभग, लेकिन ये लगभग प्रदेश में हर जगह जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं। और लगभग सर 55 जिलों को जोड़ा गया है इस अभियान से। प्रदेश में 55 जिले हैं सभी और को। सारे जिलों को जोड़ा गया है। बल्कि भोपाल में भी, जैसे एक बड़ी उपलब्धि जो हम लोगों को, और हम्म। स्व प्रेरणा से है, जनता का हिस्सा उसमें ज्यादा है, सहभाग ज्यादा है। हम्म। कि जैसे जो यहाँ से जो नदी निकलती थी हम्म। भोपाल से, तो वो पिछले 8-10 साल से उसके सोर्स भी खत्म हो रहे थे, सूख रहे थे। पिछले वर्ष की जो खबरें खबरें थी कि नदी के सोर्स खत्म हो चुके हैं, जो भोपाल और भोपाल के आसपास के इलाकों को जीवन देती थी। हम्म। झिरी जो केंद्र स्थान है वहां पर। लेकिन गांव, आसपास के गांव के लोगों ने स्वयं प्रेरणा से उसको जिंदा किया। हम्म। तो भोपाल के लिए भी एक सौगात मिली। तो राइट। इस तरह से जब तक, निश्चित रूप से जब तक ये स्व प्रेरणा से नहीं बनेगा, ये जीवन का मंत्र नहीं बनेगा, तो कोई भी सरकार हो वो सिर्फ सुझा सकती है और उसके लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन अंत में तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। राइट। आ, वो तो सर सही बात है, क्योंकि जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके के बड़े मिशन को जब स्टार्ट करती है गवर्नमेंट। अभी तक सर 55 जिलों, सारे जिलों को जोड़ दिया गया है। और जितना मैं पढ़ रही थी, 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया है जी इस अभियान जी के जी। तहत। हाँ। तो सर, ये अभी तक इस मिशन में लगभग 3 साल हो गए हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौती रही इस अभियान को लागू करने में? नहीं, देखिए, चुनौती तो पहला जो साल था उसी वक्त थोड़ी बहुत चुनौती थी कि लोगों को लग रहा था कि ये काय का नवाचार है, हम्म। क्यों कर रहे हैं। हम्म। और दूसरा, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में इनको शपथ ग्रहण किए ज्यादा समय नहीं हुआ था, पहला ही वर्ष था। हम्म। तो एक नेता के रूप में भी एक तरह से जो अप्रिशिएट करना चाहिए समाज को, वो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, हम्म। वो बदली।
और जलगंगा संवर्धन ऐसा अभियान है जिसके कारण मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की अपनी छवि में जल नायकत्व वाली जो छवि है उसमें भी लोगों ने उसको देखा। तो अलग अलग तरह से इसका काम को किया गया। लगभग जैसे इस वर्ष का जो टारगेट है लगभग 3,65,000 और कुछ एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन संरचनाओं को ठीक करना है। लगभग 2.5 लाख के आसपास की जो संरचनाएं हैं उनमें हम लोग सुधार का काम प्रदेश सरकार के माध्यम से कर चुके हैं। लोग भी, और हर जगह, चाहे वो गांव हो शहर हो, हर जगह सामान्य नागरिक भी उसमें शामिल हो रहे हैं और सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी वो तो है ही। इसके साथ साथ जैसे अभी केंद्रीय भूजल बोर्ड है तो उन्होंने भी काम किया है कि प्रदेश के सारे जिलों में, पूरे प्रदेश में जो भूगर्भीय जल की जो चुनौतियां हैं, जो संकट है, तो उसका उन्होंने सर्वे करके क्यूआर कोड भी विकसित किया है कि आप अपने अपने जिलों का देख सकते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हुए, क्या हाल है। और वीर भारत न्यास ने, जिसका मैं खुद न्यासी सचिव हूँ, और इसरो तथा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, हम ये वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, तो हम तीनों ने मिलकर लगभग 6,000 के आसपास पृष्ठों 6,000 पृष्ठों की सामग्री नदियों के संरक्षण को लेकर, उनकी 50 साल पहले क्या हाल थे, आज क्या है, और यदि लापरवाही बरती तो आने वाले समय में हम कहाँ खड़े होने वाले हैं, क्या संकट होंगे। तो हमने उसके बाकायदा सर्वे और जिसको कहते हैं मैपिंग, सैटेलाइट मैपिंग सबके सामने करके रखा है। इस बार भी जो है भूगर्भीय जल को लेकर किया है, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, इन 5 जिलों का सैटेलाइट मैपिंग हमने भूगर्भीय जल को लेकर किया है। और ये काम अभी रुका नहीं है, जल्द ही हम 55 के 55 जिलों को हम उनका स्थिति को सामने ला के रख देंगे। तो इससे स्थिति तो पता चलेगी, बस मुझे ये भी जानना है कि ये अभियान 3 साल से चल रहा है, तो इसका भू जल के स्तर पर कोई पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिला है, या अभी उस पे कोई इस तरीके की स्टडी हुई नहीं क्यों नहीं प्रभाव देखने को मिला है? देखिए, ऐसा है कि हम यूं देखें कि दूसरे राज्यों से हम तुलना करें है? तो जहां पर जल के अभाव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम्म। या और तरह के संकट, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो पश्चिम एशिया के, मध्य पूर्व एशिया के जो देश हैं हम्म। वहां पर 70% जो देश हैं वहां पर पीने के पानी नहीं है, हम्म। तो प्रोसेस करके उनको लाना होता है। तो एक एक बूंद का उनको हिसाब रखना पड़ता है। तो कम से कम हम मध्य प्रदेश में हम कहें तो हमारी वैसी दुर्गति नहीं है, बल्कि हम बहुत सारी चीजें सुधर भी गई हैं। तो इसको अलग अलग तरह से, जैसे जल संरचना की हमने बात की कि पारंपरिक जो जल संरचनाएं हैं उसकी हमने चिंता की, भूगर्भीय जल की चिंता की। अगले वर्ष जो झरनों की हम चिंता करने वाले हैं कि कैसे वो सूख गए, क्योंकि हम जब अपने बचपन को याद करें तो बहुत कई जगह झरने हमको देखने को मिल जाते थे। अब हम सिर्फ किताबों में नियाग्रा जलप्रपात और सबकी हम चिंता कर सकते हैं, यहाँ नहीं। तो वो भी हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू किया, जो पिछले 40-50 साल से मामले अटके हुए थे राज्यों के आपस में चर्चाओं के समन्वय के अभाव में, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और अन्य राज्य हैं उनके साथ मिलकर जल समझौते किए, और प्रदेश में लगभग 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो भूमि है उसको कृषि उपजाऊ भी बनने की पहल शुरू हो गई है। समझौते हो गए, उनका क्रियान्वयन चालू हो गया है। तो केन बेतवा है, चंबल है, ये सारी जो नदियां हैं जिनके अलग अलग राज्यों में भी विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में भी हमको उसका लाभ मिल रहा है। अभी सर, आपने कुछ चीजों की तो चर्चा की कि हम मैपिंग वगैरह भी कर रहे हैं, बट उसके अलावा तकनीक का इस अभियान में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है क्या? देखिए, तकनीक का अभियान क्योंकि केवल हम तकनीकी रूप से हम काम नहीं कर रहे प्रदेश में। हम्म। तकनीक तो है, महत्वपूर्ण है जीवन में, लेकिन अंत में जब तक तकनीक को हम आत्मसात नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, उसके कोई मायने नहीं। तो जैसे
हम लोगों ने अभी सदा निरा आयोजन किया था। ये तीसरा वर्ष उसका भी है कि मध्य प्रदेश में जल जो है अविरल रहे, सतत बहता रहे। तो जल का प्रमुख उपयोग करने वाले जो लोग हैं, हम मनुष्यों के अलावा, पीने के पानी के अलावा, पीने के पानी का एक सीमित इस्तेमाल होता है, खेती किसानी के लिए सबसे ज्यादा होता है, और उद्योग जो घराने हैं वो भी करते हैं। हमने ये पहली बार कोशिश की कि जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, तो लगभग 30 घरानों के लोग भोपाल में इकट्ठा हुए, भारत भवन में उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा है। क्योंकि अक्सर ये होता है, एक जमाना ये भी था कि जैसे भोपाल की नदियों की मैंने बात की, जैसे मैं एक उदाहरण नहीं भूल पाता, नागदा का है वो। हम्म। तो वहीं पर एक बड़े संस्थान है, अ, जो रेयन और सब इस तरह के जो कपड़े, जो रासायनिक कपड़े सब बनते हैं, उन्होंने अपने लिए जल के लिए नदी, शहर के बीचों बीच जहाँ से चंबल गुजरती है, वहां अपने अपनी सुविधा के लिए, अपने पानी के लिए बांध बना लिया। शहर में पीने के पानी की समस्या है, शहर में बाकी जीवन के लिए समस्या है, उससे औद्योगिक घरानों को बहुत ज्यादा उस वक्त परवाह नहीं थी। लेकिन अब संवेदना के स्तर पर भी वो लोग भी आगे बढ़े हैं, और सब जगह जो है वो चिंता भी कर रहे हैं, और सीएसआर फंड से भी वो जलाशयों की रचना के लिए, उनकी संरक्षण के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये भी हुआ। फिर दूसरा जो एक और जो प्रयोग हमने किया, कि जैसे मध्य प्रदेश में औद्योगिक घराने हैं, वैज्ञानिक हैं, जो तकनीक की बात हमने की, ऐसे ही जो जनजातीय समाज के जो लोग हैं, बाकी तो है ही, सामान्य समाज के तो है ही, लेकिन प्रकृति पुत्र हम उनको हवा में नहीं कहते हैं, उन्होंने भी किस तरह से प्रकृति को बचाने के लिए अपना जीवन दिया है, उनकी एक दृष्टि जिस तरह की है, उन कलाकारों को भी, उन लोगों को भी हमने यहाँ बुलाया, उनसे चित्रांकन भी करवाया, और उनका जो जीवन को लेकर, जल को लेकर जो समझ है, उसको लेकर किया। फिर जैसे पंच महाभूत, तब ये चूंकि अब ठेठ सनातनी शब्द है, लेकिन दुनिया को मैंने केवल 5 बुनियादी एलिमेंट्स हैं, जो हम कहते हैं ना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। मजे की बात यह है कि जल में सब शामिल है, जल में अग्नि भी है, जल में ऊर्जा भी है, जल में आकाश भी है, पृथ्वी भी है, जल में काल भी है। तो थोड़े समय बाद 2028 में जो हम शिवमस्त होने जा रहा है, वो एक तरह से पंच महाभूतों के संरक्षण के लिए, उनको श्रद्धा करने के लिए, उनको एक तरह से उनकी आराधना करने के लिए, शिवमस्त जो है, एक देश के, दुनिया के सबसे बड़े उत्सव के अंदर याद किया जाएगा। सर, इस अभियान से किसानों को पहले तो जोड़ा किस तरह गया है, और उससे उनके उनको किस तरीके का फायदा हुआ, सिर्फ किसान नहीं, एक ओवरऑल आजीविका पर क्या असर पड़ा है इस अभियान का? भाई, किसानों को तो सबसे बड़ी राहत है कि जहाँ खेती किसानी के लिए उनको पानी की जो समस्या रहती है, अ, तो वो एक बचने की बात है, उससे उनकी सुरक्षा मिली उनको। और वो अपने दूसरा, कि उनसे ये सहमति भी बनी, ये विचार भी बना, कि ऐसी फसलों की ज्यादा चिंता वो करें जिसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है। कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिसमें पानी जो है जबरदस्त रूप से इस्तेमाल होता है, और फसल का जो उत्पाद है वो कम मिलता है। तो इस तरह से भी समझ के रूप में भी विकसित हो रही है। फिर प्रदेश सरकार ने कृषि किसान सम्मान पर्व जो है चल रहा है, तो साल भर का वो है, तो उसमें भी क्योंकि खास करके खेती किसानी तब संभव नहीं है उजाड़ में, जब पानी नहीं है, जल संरचना नहीं है। और तीसरा जो हम लोग कर पाए सदा निरा के माध्यम से, कि दुनिया के जो विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं, उनको हमने भोपाल में सदा निरा समारोह में बुलाया। तो एक तो ये कि जो फिल्में जो नदियों को लेकर बनी है, जल के संरक्षण को लेकर बनी है दुनिया भर में, उनका हमने फिर शोकेस किया, ताकि हम समझें कि अलग अलग समयों में क्या क्या चुनौतियां रही होंगी।
जैसे हम लोग विचार करें तो इसे एक सभ्यता हुआ करती थी दुनिया में, माया सभ्यता, लैटिन अमेरिका का विषय है ये। जहां वो सभ्यता थी वहां पर एक बूंद पानी भी नहीं था। अंत में जो अत्यंत समृद्ध सभ्यता को पानी के अभाव में खत्म होना पड़ा। तो ईश्वर की कृपा है, प्रकृति की कृपा है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नदियों की जल संरचनाओं की कमी नहीं है। हिमनद से भी मिल रहा है, ग्लेशियर से भी मिलता है पानी हमें, भूगर्भीय जल से भी मिलता है। केवल हमें सचेत होकर उसका संतुलित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की जरूरत है। सर, अभी आपने बताया कि हम बाकी देशों से भी समझ रहे हैं कि उन्होंने किस किस तरीके के अलग अलग समय में जल संरचनाओं को संरक्षित किया, लेकिन मध्य प्रदेश के इस मॉडल को, जल संवर्धन, गंगा जल संवर्धन अभियान को कई देशों ने सराहा भी है। हाँ जी। आपके हिसाब से दो क्वेश्चन इसे मैं एक साथ ऐड कर रही हूँ कि आपके हिसाब से इस अभियान की क्या विशेषताएं हैं जो बाकी देशों को भी प्रेरित कर रहा है या उनकी रुचि जगा रहा है, और क्या हमने इस संरक्षण क्षेत्र में ज्ञान साझाकरण या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोई योजना बना रखी है, क्योंकि कई देश जो है वो इस तरीके के जो पहल है इसको अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं, तो उसको लेकर। देखिए, इस प्रश्न में दो तीन प्रश्न आपके छिपे हुए हैं। तो पहली बात तो यह कि जल को लेकर, जीवन को लेकर जो संकट हम महसूस कर रहे हैं, जरूरी कि वैसा ही संकट उस मेरे परसेंटेज वाइज ना वहां भी हो, अलग अलग तरह से है। यदि हम पश्चिम एशिया की बात करेंगे तो वहाँ जल के संकट के मायने खतरनाक है। वहाँ पीने का पानी होता ही नहीं। ठीक है। फिर युद्ध के हालात भी वहाँ रहे हैं। फिर अब फिजी, जो हम फिजी से जो आए थे हमारे यहाँ राजदूत, तो उनकी चिंता दूसरी थी, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ उनका छोटा सा देश है। कुल 9 लाख के आसपास की आबादी है उनकी। जल स्तर वहां बढ़ रहा है, समुद्र का जो जल स्तर है वो वहां बढ़ रहा है। उनको ये कि यदि किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने चिंता ही नहीं की, मतलब विश्व बिरादरी ने चिंता नहीं की, तो उनके करीबन 38 गांव डूब जाएंगे। 38 गांव का मतलब हुआ कम से कम 1.5 से 2 लाख आबादी जो है वो कहाँ जाएगी नहीं पता। तो उनका संकट थोड़ा दूसरा है। लेकिन वो चाहे तो भी, क्योंकि जैसे आख्यान से मैं बात करूं, और फिर बाद में नीदरलैंड और नॉर्वे ने भी ये प्रयोग किए हैं, लेकिन सबसे पहले ये प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ भगवान परशुराम के माध्यम से। आख्यान जो कहता है कि गुजरात के भणोस से लेकर केरल तक का जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, उसमें उन्होंने जनजाति समाज के रहवास के लिए, रहने के लिए समुद्र को खिसकाया। तो एक आख्यानों को मिलता है भगवान श्री राम का, या रावण का वध करने जा रहे हैं तो वो समुद्र से कहते हैं कि पीछे हटो। ठीक ऐसे ही परशुराम जी ने किया देश के लोगों के लिए। बाद में नॉर्वे ने भी हम प्रयोग सुनने को मिलता है हमको कि उन्होंने समुद्र को खाली करके अपने लिए रहने की जगह बनाई। अब फिजी एक छोटा सा देश है, सामान्य आर्थिक ताकत है, वो क्या कुछ कर पाएगा नहीं मालूम, लेकिन उसमें विश्व बिरादरी को, या जो भी समर्थ देश हैं तकनीक रूप से या आर्थिक रूप से, वो उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। तो खतरा ये है कि ऐसा ना हो कि ऐसे फिजी हो या और दूसरे देश हो, वो दुनिया के नक्शे से चले जाए। तो एक वो संकट भी है। दूसरा, जो भूगर्भीय जल जो है वो जो खत्म हो रहे हैं, उसको लेकर भी चिंता है। तो जैसे साइप्रस के लोग हैं, फिजी के हैं, मेक्सिको से जो आए थे, नेपाल, त्रिनिदाद टोबैगो, तो इन लोगों ने भी अपने अपने तरफ से हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयोग को अप्रिशिएट किया, और बल्कि उन्होंने अपने समाज की जो चुनौतियां हैं उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करके वो उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये प्रदेश में जो हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो सैटेलाइट मैपिंग का काम हो या बाकी जो सर्वे है,
वो सब वो साथ में लेके गए, कुछ हमने ऑनलाइन भी भेजा हुआ है। तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं। सर और वही हम कुछ सहयोग जैसे हम भी वही हम्म, दूसरा प्रश्न मेरा यही था कि हम किस तरीके से, चूंकि ये अभियान हमारा यहाँ सक्सेसफुल हो रहा है, तो हम ज्ञान इसमें देख- साझाकरण या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सहयोग किस तरह हम, उस पे हमारा कुछ प्लान है। तो देखिए, जल के संरक्षण को जब तक हम धर्म नहीं बनाएंगे, हम्म। आपद धर्म ही है हमारा सबसे बड़ा चुनौती। क्योंकि पहले भी लोग कहते रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी शायद उस वक्त कहा था हम्म। कि अगला, और अब तो दुनिया महसूस भी कर रही है कि यदि विश्व युद्ध अब होना है तो किसी और चीज को, पेट्रोल या डीजल को लेकर नहीं होगा, जल को लेकर होगा। तो ईश्वर करे ऐसी नौबत ना आए, पर हम यदि जाग जाएं तो हो पाएगा। तो इसमें आप मदद करें। और जल संरक्षण का, जल ही धर्म है, इसकी जब तक आप लोक समाज में संवेदना विकसित नहीं होगी, तो इस संवेदना को जगाने का काम हम्म। आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कृपया करें। यस सर। और एक सर सवाल मेरे दिमाग में मन में आ जी, रहा है कि हम जी, लोग जो कई इस तरीके के पोस्ट और बाकी चीजें देखते रहते हैं कि भारत में अगर हम देखें तो हम गंगा हो, नर्मदा हो, शिप्रा हो, हर एक नदी को भगवान मानते हैं और उसकी तरह पूजा करते हैं। फिर भी हमारे यहाँ नदियों की हालत काफी खराब है। आप किसी भी नदी में जाइए, डुबकी लगाने आप निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तरीके की गंदगी ही निकल के आती है। तब है जब हम नदियों का इतना सम्मान करते हैं। तो हम देखिए, अपने आप में किस तरीके का सुधार, क्योंकि आप हर घर में देखोगे तो किसी भी तरीके का रिलीजियस कुछ भी होता है तो उसको लोग सोचते हैं कि ये हम बाहर नहीं फेंक सकते, नदी में बहा देते हैं। तो इन सब तरीके से तो मुझे लगता है कि वो गंगा जल का हम दुरुपयोग ही कर रहे हैं। तो इसको किस तरह बदला जा सकता है और इसमें इस तरीके के अभियान किस तरह सहायक हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो दो तीन तरह की चीजों को समझने की मैं कोशिश करता हूँ। हम्म। एक, कि धर्म कोई बुरी चीज नहीं। हम्म। कोई धर्म और कोई धार्मिक मान्यता ये नहीं कह रही कि आप पृथ्वी को नष्ट कर दो, नदी को नष्ट कर दो, जल को नष्ट कर दो। मन कोई सरफिरा ही जो है नशे में कोई बात कर सकता है शायद। तो धर्म मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि ये एक दूसरे के खिलाफ हम जो भेदभावपूर्ण जो धार्मिक मान्यताएं बनाते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, सनातन परंपरा में यह नहीं कहा गया है कि जो निर्माल्य है उसको आप नदी में तिरोहित करेंगे तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। एक गलत धारणा है, और ये सुविधा से बनी हुई चीजें हैं। तो इस पर भी जो पारंपरिक जो रूप से जो अ, कुरीतियां चली आ रही हैं, हम्म। नदियों में कचरा डालना या निर्माल्य डालना, ये भी कुरीति का हिस्सा है। हम्म। और हम देखेंगे, मतलब आप तो कम उम्र है आपकी, 20-25 साल 30 साल की होगी मेरी, तो काफी जीवन गुजरा है मेरा। तो जो हम लोग पहले से उज्जैन में, कहाँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो पहले हम शिप्रा नदी में, जिसको हम कहते हैं ये पवित्र नदी है, वहां पर हम सारी गंदगी, शहर की गंदी से गंदी चीजें वहां पर मिलती थी। अब नहीं है। तो ये चेतना भी जग रही है। तो ऐसे ही गंगा के साथ भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब नमामि गंगे अभियान शुरू किया, तो उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अल्टीमेट स्थिति उत्कर्ष पर, चरम पर हम आ गए, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन देश में एक भाव बना है। जैसे सफाई को लेकर उन्होंने एक मंत्र दिया, लोगों ने उसको टोटके की तरह माना। लेकिन अब उसके कारण एक सफाई का एक भाव हमारे मन में पड़ा हो। अब हम कहीं कचरा फेंकने में थोड़ा सा हम खुद शर्माते भी हैं। तो कम से कम जल को लेकर भी ऐसी बात हो हम्म। तो होगी। ठीक है सर। और लास्ट में इस अभियान को लेकर आपकी दीर्घकालीन दृष्टि क्या है? क्या आप इसे सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्थायी और समुदाय आधारित आंदोलन के रूप में विकसित होते हुए देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ये सारी भाषा मैं बोल सकता हूँ, मैं हम्म। नहीं कहना चाहता। हम्म। जल है, पंच महाभूत हैं जिनके कारण ये जीवन चल रहा है। मैं, हमारा हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, क्रिश्चियन का, जिसका भी हो,
तो जब तक हम इनकी चिंता न करेंगे, इनको धर्म नहीं बनाएंगे, हवा भी हमारे लिए धर्म होना चाहिए, पृथ्वी भी धर्म होना चाहिए, जल भी होना चाहिए। तो इसका जब तक धार्मिक श्रद्धा और समर्पण, और हम चाहें तो भय, तो तब तक उसको हम बचा नहीं पाएंगे। तो दुनिया को बचाना है तो हमको एक तरह का अंकुश हमारे लोभ, लालच और लूट पर लगाना होगा, तो शायद दुनिया बचे। तो यही मंत्र है, यही तंत्र है, जो भी कुछ है। हाँ, बस सर मैं वही पूछ रहा था कि हमने अभी जो है 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं को ऑलरेडी पुनर्जीवित कर लिया है, तो हम आगे आने वाले 2 साल 3 साल में क्या इस अभियान को मतलब कितना बड़ा होते हुए देख रहे हैं, वो मैं जानना चाह रही देखिए, हर साल बढ़ रहा है। हूँ। जब हमने पहले वर्ष शुरू किया था, तब लाख सवा लाख के आसपास जल संरचना पर हम काम कर पाए थे। हम्म, पिछले वर्ष जो है थोड़ी संख्या बढ़ी, इस बार टारगेट कुछ और लंबा किया। फिर भारत सरकार के जो बहुत सारे योजनाएं हैं, उनके माध्यम से भी अ, उनका लाभ उठाते हुए भी जो है सरकार जो है वो पहल कर रही है। तो ये विस्तार लगातार होते जा रहा है। मैं इस तरह से देखता हूँ कि कहाँ ये शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के माध्यम से ये सिलसिला शुरू हुआ था, हम्म, आरंभ का बिंदु ये था। बाद में ये प्रदेश के कुछ स्थानों पर गया, इस बार प्रदेश के सारे जिलों में भी गया है, और पंचायत स्तर तक, ग्राम स्तर पर, शहर के स्तर पर, राजधानी के स्तर पर, हर जगह ये अब जो है उसको लेकर बात हुई है। और जब हम लोग ये आयोजन कर रहे थे सदा निरा का, तब नवतपा और नवतपा के पहले भी बहुत सारी भयानक गर्मी का माहौल था। हम्म, तो उस वक्त लग रहा था हमको कि भाई इस वक्त हम क्यों चिंता कर रहे हैं, लेकिन शायद वही सबसे सही समय था। अब तो बारिश की बूंदें आने लगी, तो थोड़ी थोड़ी हम भी राहत, कि एसी हम कम कर लेते हैं, कूलर हमने कम करना शुरू कर दिया, गर्म पानी से मैंने गुनगुने पानी से नहाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो कम से कम उस समय जब बेहद तकलीफ का समय था, लेकिन वो तकलीफ के समय को भूलने की जरूरत नहीं है। कि जैसे अभी बारिश शुरू होगी, तो हमारा फिर मानसिकता बदल जाएगी कि देखिए पानी के कारण ये नुकसान हो गया, वो नुकसान वो हो गया। लेकिन वो हमारा जो कुप्रबंधन जो है जीवन का, उसके कारण हमको बहुत सारी चीजें नुकसान होती हैं, चाहे वो पानी हो चाहे अग्नि हो। तो हम सबका उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, संतुलित इस्तेमाल करें, ये बहुत अत्यंत जरूरी है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर, इस अभियान पर इतनी गहराई से बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। ये थे श्री राम तिवारी, जिनसे हमने जल गंगा संवर्धन अभियान के बारे में विस्तार से बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत काफी पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी बातचीत को सुनने के लिए और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड न्यूज और स्टोरीज को जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो इंडियन मास्टरमाइंड। टिल देन, दिस इज पल्लवी signing off. Stay tuned, stay curious, and thank you for watching.